अक्सर लोग सोचते हैं कि अकाउंटिंग मतलब बस नंबर नंबर और नंबर। पर सच कहूं तो ये बिजनेस की अपनी एक भाषा है। ये वो तरीका है जिससे कोई भी कंपनी अपनी कहानी बताती है कि वो पैसा कहाँ से कमा रही है, कहाँ खर्च कर रही है और कुल मिलाकर उसकी आर्थिक सेहत कैसी है। तो चलिए आज इस भाषा के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए, क्या आप पिछले महीने का हर एक पैसा जो आपने खर्च किया उसका हिसाब याद है? कहाँ सब्जी ली, कितना किराया दिया, फोन का बिल, दोस्तों के साथ वो चाय, सब कुछ बिल्कुल पाई पाई का हिसाब याद रखना तो नामुमकिन सा है ना। तो बस जैसे हम और आप नहीं रख सकते, वैसे ही एक बिजनेस भी नहीं कर सकता। वो अपने सैकड़ों बल्कि हजारों लेन देनों को सिर्फ याददाश्त के भरोसे नहीं छोड़ सकता। और बस यहीं से अकाउंटिंग की सबसे पहली, सबसे बुनियादी जरूरत पैदा होती है। ये जो याद न रख पाने वाली दिक्कत है ना, असल में यही वो जड़ है जिसके लिए अकाउंटिंग जैसा पूरा सिस्टम बनाया गया। आप सोचिए, कोई भी बिजनेस का मालिक क्या वो ये याद रख पाएगा कि कब, किससे कितना सामान खरीदा, किसको कितना बेचा? और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ये प्रॉब्लम तो और बड़ी होती जाती है। इसीलिए एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। अपनी ही संपत्ति पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और जो पार्टनर हैं, जो निवेशक हैं, वो तो कभी भरोसा ही नहीं करेंगे। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सलूशन एक बहुत ही सिंपल पर कमाल के आइडिया में छिपा है। आइडिया ये है कि हर लेन देन के हमेशा दो पहलू होते हैं। चलिए समझते हैं इसे। अकाउंटिंग की भाषा में हर ऐसी घटना जिसमें पैसों का लेना देना हो उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन या लेन देन। और इसका एक सीधा सा नियम है, हमेशा कुछ आता है तो बदले में कुछ जाता भी है। समझिए, ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस ने कैश देकर एक मशीन खरीदी, तो बिजनेस में आया क्या? मशीनरी। और गया क्या? कैश। सिंपल। इसी तरह अगर सामान उधार पर खरीदा तो आया तो सामान और गया क्या? भविष्य में पैसे चुकाने का एक वादा। अब देखिए, हर लेन देन में ये बैलेंस बना रहता है। और इसी दो तरफा रिकॉर्डिंग के तरीके को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सच पूछिए तो यही अकाउंटिंग की असली नींव है, क्योंकि हर एंट्री के लिए एक उल्टी और बराबर की एंट्री होती है, तो ये एक तरह का सेल्फ चेकिंग सिस्टम बन जाता है। इससे खाते हमेशा हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सिस्टम तो है, पर इस सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ नियम भी तो चाहिए, है ना, ताकि हर कोई इसे एक ही तरीके से रिकॉर्ड करे और समझे। तो होता क्या है कि हर लेन देन को इन 3 बकेट्स या कैटेगरीज में से किसी एक में डाला जाता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, लोगों या दूसरी कंपनियों से जुड़े होते हैं, जैसे किसी कस्टमर का खाता। रियल अकाउंट्स बिजनेस की अपनी चीजों संपत्ति से जुड़े होते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर। और नॉमिनल अकाउंट्स जुड़े होते हैं इनकम और खर्चों से, जैसे किराया दिया या सामान बेचकर पैसा आया। आप आते हैं उन गोल्डन रूल्स पर जो बताते हैं कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट्स के लिए नियम है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट्स का रोल है, जो बिजनेस में आए उसे डेबिट और जो जाए उसे क्रेडिट। और आखिर में नॉमिनल अकाउंट्स के लिए सारे खर्चे और नुकसान डेबिट होंगे और सारी इनकम और फायदे क्रेडिट। बस यही वो ढांचा है जो सब कुछ अपनी जगह पर टिकाए रखता है। अच्छा, इन नियमों के अलावा भी कुछ बड़े सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि अकाउंटिंग पूरी दुनिया में एक जैसी भाषा बनी रहे। इन्हें कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या शॉर्ट में गैप। ये वो गाइडलाइंस हैं जो दुनिया भर के अकाउंटेंट्स को एक ही ट्रैक पर रखती हैं। इसी वजह से एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब बहुत सीधा है, बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है, दोनों एक नहीं हैं। इसीलिए मालिक के घर का खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं माना जा सकता। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस को अपनी एक अलग पहचान देता है। इसके बाद आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये प्रिंसिपल ये मानकर चलता है कि कोई भी बिजनेस लंबे समय तक चलने के लिए ही खोला गया है, ये कल या परसों बंद नहीं हो जाएगा।
और इसी सोच की वजह से हम बिजनेस की संपत्ति की वैल्यू उसकी लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से लगाते हैं, न कि इस हिसाब से कि उसे तुरंत बेच दें तो कितना मिलेगा। और फिर आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि किसी भी संपत्ति को किताबों में हमेशा उसकी ओरिजिनल खरीद कीमत पर ही लिखा जाएगा, भले ही आज बाजार में उसकी कीमत कितनी भी घट या बढ़ गई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए ताकि रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्टिव रहें, मतलब उनमें कोई अपनी मर्जी से बदलाव न कर सके और उन्हें वेरीफाई किया जा सके। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंटिंग कैसे होती है, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये सारी मेहनत की क्यों जाती है, कौन है जिसे इस जानकारी की जरूरत पड़ती है। तो ये सब तामझाम क्यों? सीधा सा जवाब है क्योंकि भरोसेमंद फाइनेंशियल जानकारी के बिना कोई भी बड़ा और जरूरी फैसला लिया ही नहीं जा सकता। और इस जानकारी के यूजर्स बहुत सारे हैं। मालिकों को देखना होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, मैनेजर्स को प्लानिंग करनी होती है, बैंकों को ये तसल्ली चाहिए कि उनका दिया हुआ कर्ज वापस आएगा या नहीं, इन्वेस्टर्स को फैसला लेना होता है कि पैसा लगाएं या नहीं, और इस सरकार को भी तो टैक्स का हिसाब लगाना होता है। यहाँ तक कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी जानना चाहते हैं कि उनकी कंपनी की हालत कैसी है। मतलब ये जानकारी सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये नंबर्स किसी बिजनेस की कहानी सुनाते हैं तो सोचिए क्या होता होगा जब वो कहानी ही सच्ची ना हो। अकाउंटिंग सिर्फ नियम और सिस्टम के बारे में नहीं है, ये सच्चाई और भरोसे के बारे में है। और जब कोई वित्तीय कहानी झूठी होती है तो वो उन सभी लोगों का भरोसा तोड़ देती है जो उस पर निर्भर हैं। ये हमें याद दिलाता है कि फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यानी वित्तीय ईमानदारी कितनी ज्यादा जरूरी है।